आपके अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ तथा अति लघुतरात्मक प्रश्न लेकर के हैं। और पूरे जो गणित के अंदर जो अति महत्वपूर्ण है, जो हर बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का समावेश किया गया है। और मैंने यहाँ पर एक अध्याय के रूप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे आपका चैप्टर वाइज है उसके अनुसार बनाए। तो हर चैप्टर में 3-3, 4-4 प्रश्न है जो करीब करीब पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अध्याय 1 से, जिसका है वास्तविक संख्याएं। इसमें से 4 प्रश्न मोस्ट बनते हैं, तो मैंने उनको आपके सामने लिया है। पहला प्रश्न है, समस्त परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं उनको किस नाम से पुकारते हैं। और इनको अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आपका जो आंसर आंसर ये होगा, उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो यानी कि जितनी भी परिमेय, समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का तो उत्तर ये हो गया। सेकंड है आपका a बराबर b की प्लस r, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पर जो r है उसका अर्थ क्या होता है। r जो होता है यानी कि शेषफल है, वो या तो वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर वो उसके बराबर होगा। लेकिन जो आपका जो भाजक है वो r से बड़ा होगा। ठीक है, ये इसकी शर्त लागू होती है। अब आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग क्या है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। और मालूम है कि इसका उपयोग हम केवल लघुत्तम समावर्तक यानी HCF निकालने के अंदर किया जाता है इसका। अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या उपयोग है, तो हमें लिखना पड़ेगा HCF के लिए, यानी कि महत्तम समावर्तक के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि दो संख्याओं के LCM और HCF का क्या संबंध है। यानी कि एक सूत्र भी है, वो सूत्र क्या है कि LCM इंटू HCF, यानी कि इन दोनों का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि प्रथम संख्या को अगर द्वितीय संख्या से गुणा करूं तो उसका जो गुणनफल आएगा वो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सूत्र भी है और ये इनके आपस में संबंध भी है। तो आप इसको लिख के इस प्रकार से आना है। ये 4 प्रश्न बनते हैं अध्याय 1 में से। प्रश्न नंबर जो अध्याय सेकंड है, जिसको बोलते हैं अपन बहुपद, उसमें एक पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपदों के ग्राफ में अगर ये इस प्रकार के वक्र बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। इन प्रकार के वक्रों को परवलय बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं परवलय। काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार के अगर वक्र है तो उनको परवलय बोलते हैं। द्विघात बहुपद की रचना करने का सूत्र है, यानी कि अगर द्विघात बहुपद की रचना करना है तो आपको सूत्र क्या बनाना है। वो सूत्र ये होगा x² माइनस शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, x बाहर आएगा, शून्यांकों का गुणनफल इजकल टू 0। या तो आप संकेतक के रूप में लिखो, या जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, x² माइनस शून्यांकों का योग, बाहर x आएगा, प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0, या फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। दोनों, चाहे आप कोई सा भी एक आप लिखो, चाहे हिंदी में या संकेतक रूप में। अब आता है द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यांक होंगे, यानी कि आपके 2 शून्यांक होंगे, यानी कि आंसर आपके 2 आएंगे, क्योंकि द्विघात है, क्योंकि घात होती है 2, तो आंसर भी 2 आएंगे। ये आपका दूसरा अध्याय कंप्लीट है। अब आते हैं अपन अध्याय नंबर थर्ड में मैंने ये लिया है कि काफ़ी मोस्ट है, इसमें सारे तो नहीं आएंगे, एक प्रश्न आ सकता है, जैसे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो हमें अगर ग्राफ के लिए पूछता है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद। अगर ग्राफिंग के लिए कहता है तो, अगर बीजीय गणित में कहता है तो आपको लिखना पड़ेगा अद्वितीय हल है, ये लिखना पड़ेगा अद्वितीय हल। ठीक है, और अगर संगत असंगत पूछता है तो आपका समीकरण संगत होगा। ये 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी वो आपसे पूछेगा
कि रेखाएं क्या करेंगी, तो रेखाएं काटेंगी। अगर बीजगणित पूछता है तो अद्वितीय हल है, और अगर संगत और संगत पूछता है तो संगत है। ठीक है। अब दूसरा आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होती, रेखाएं होंगी आपकी समपाती, अगर वो ग्राफ को नहीं पूछता है। और अगर वो बीजगणित पूछता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखना है यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। और अगर संगत और असंगत पूछता है तो यहाँ पर संगत होगा समीकरण। ठीक है। तीसरा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पे क्या है, रेखाएं होंगी समांतर। ठीक है। कोई हल नहीं होगा, ये लिखना है आपको, कोई हल नहीं। और यहाँ पर जो समीकरण होगा वो आपका असंगत होगा। ठीक है, ये आपको लिख के आना है वहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका बिंदु 3 और 4 किस चतुर्थांश में होगा। पहले मैं इसको समझाता हूँ। ये आपका वाई अक्ष से एक्स अक्ष से ये 4 भाग है, इन्हें बोलते हैं चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें क्या है कि एक्स भी प्लस का होता है, वाई प्लस का होता है। इसमें एक्स होता है माइनस का, वाई होता है प्लस का। इसमें दोनों होते हैं माइनस के, एक्स भी और माइनस भी। इसमें एक होता है प्लस का, ठीक है, और एक होता है माइनस का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा, थर्ड में होगा। तो आप ऐसे पहचाने ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय भाग में। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी आ सकता है इसमें। अब आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि अध्याय 4। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आपको यहाँ पे लिख के आना है ax² + bx + c = 0। लेकिन a = नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या है, वो है आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है। ठीक है। अब ये 3 प्रकार के हैं, विविक्तर हैं। तो इनका अर्थ क्या होता है, यदि b² - 4ac अगर इसका मान 0 आता है, यानी यहाँ पर हल करने के मान क्या है, 0, तो आपको यहाँ पर लिखना है मूल समान है। ये कब लिखना है, जब b² - 4ac को हल करके क्या पे है, 0 है। यदि b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आता है ना, तो यहाँ पर लिखना है मूल काल्पनिक है। क्या लिखोगे, मूल काल्पनिक है। ठीक है। यदि यहाँ पर b² - 4ac अगर ये बड़ा आता है और 0 छोटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल अलग अलग है, यह मूल असमान है। ये 3 कैटेगरी आपको लिख के आनी है। अब आता है d बराबर b² - 4ac को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विविक्तर। इसको बोला जाता है विविक्तर। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर अध्याय 5वां, समांतर श्रेणी वह है। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जहाँ पर दो संख्याओं का अंतर समान हो। तो इसका जो अर्थ होगा, दो संख्याओं के बीच अंतर समान हो। दो संख्याओं के बीच अंतर क्या हो, समान, तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब आता है कि 5, 9 और 13 का आपको 10वां पद निकालना है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, an बराबर a + n - 1 × d। अब पहला पद है आपका 5 प्लस n, यानी कि निकालना है आपको कौन सा पद, 10वां पद। तो 10 - 1, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। d अंतर कितने का, 4 का। ठीक है। तो अपन हल करेंगे 5 + 36, यानी कि हो जाएगा आपका 41। तो ऐसे हल करके आना है। ठीक है। अब आता है ABC समांतर श्रेणी में हो तो b बराबर a + c/2 हो तो होता है, और b को ABC का क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे अपन समांतर माध्य। समांतर माध्य बोला जाता है इसको।
ठीक है। यदि ए बी सी समान श्रेणी में हो तो बी यानी बीच का पद निकालना है, तो ए प्लस सी बटे 2 हो तो बी को अपन ए से क्या करेंगे, समांतर मानते हैं। ठीक है। अब आता है जैसे एक सवाल ये आ सकता है 4, 6, 8 का 12 पदों का योग, तो योग निकालने से होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एन कितने पद निकालना है, 12, तो यहाँ आ जाएगा 12/2 2 इंटू ए का मान कितना है 4, पहला पद यहाँ पर 4 है ना। ठीक है, पहला पद यहाँ पर 4। ठीक है। एन यानी कितने पद निकालना है 12, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, क्योंकि बीच का अंतर कितने का 2 का। तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 11, 11 दूना 22। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 इंटू 30 यानी कि आ गया आपका 180। ये आपका आ गया 12 पदों योग। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगली प्रश्नावली। प्रश्न है 7वीं है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी का सूत्र क्या है, वो होता है आपका OP यानी कि मूल बिंदु से दूरी, तो वो होता है √x² + y²। ठीक है। ये आप वैसे सूत्र है, याद आप आराम से कर सकते हो। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं x और 0। ठीक है। y अक्ष पर स्थित के होते हैं 0 और y। तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होंगे, समरेखीय होंगे। क्या होंगे वो, समरेखीय। अब आता है अध्याय 8, साइन 60 का मान। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कुछ भी होता है। तो साइन 60 का मान होता है वैसे √3/2, आपको टेबल याद करनी है। नेक्स्ट है cos 90 - थीटा, वो होता है साइन थीटा के बराबर। ठीक है। साइन इंटू कॉसेक, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि सेक इंटू सेक और कॉस हो तब भी वैल्यू 1 होती है, टेन और कोट तब वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू भी 1 होगी। नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, उसकी वैल्यू जाएगी 1। ये साइड समी का है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखो क्या होगा, अपने 9 यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अंदर रह गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 9 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 9। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, तो वृत्त पर अपन कह सकते हैं अनंत स्पर्श रेखाएं। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, केवल 2, बाहरी बिंदु से 2। इसमें केवल 2 प्रश्न पूछते हैं। अब आते हैं प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है 1। ठीक है। किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता होती है 0। किसी घटना का होना या किसी घटना का न होना, दोनों का योग होता है 1। ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की जो प्रायिकता है वो होती है आपकी 1। ठीक है। इसमें तो कोई ज़्यादा मोस्ट प्रश्न नहीं है, बाकी ये 3-4 प्रश्न हैं जो घूम फिर के आते हैं। अब आता है सांख्यिकी। कल्पित विधि के द्वारा माध्य निकालने का सूत्र क्या है, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा f1 d1 अपॉन सिग्मा f1, ये आपका कल्पित विधि के द्वारा माध्य निकालता है। ठीक है। अब आता है बहुलक, माध्यक और माध्य में क्या संबंध है, तो इसका संबंध होता है तीन माध्यक बराबर बहुलक इंटू 2 माध्य। ये सूत्र है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये आपका बहुलक, माध्य और माध्यक में संबंध है। ठीक है। ये प्रश्न मोस्ट थे। धन्यवाद।